हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है जहां पर हम लोग पॉलिटी के लक्ष्मीकांत वाला जो कंपोनेंट है उसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी के सभी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग सिंसियर हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित। बाकी हमने सेंटर स्टेट रिलेशन शुरू किया हुआ था जो कि यूपीएससी का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप मेंस की बात कीजिए चाहे आप प्रीलिम्स की बात कीजिए। इसी टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर में हम लोग अब तक दो कंपोनेंट देख चुके हैं। एक, सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव रिलेशन आती है, और दूसरा हम लोगों ने ये देख लिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आती है। तो हम लोगों ने ये दो कंपोनेंट जो है वो कर लिए हैं अपने, और अब हमको कवर करना है फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इसके अंदर में हम लोग जुडिशियल रिलेशंस की बात करेंगे। नहीं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऐसे तीन कंपोनेंट होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के, बट यहां पर जो कंपोनेंट आता है वो फाइनेंशियल रिलेशंस का आता है, क्योंकि जुडिशरी का कोई लेना देना ही नहीं है, जुडिशियल पावर्स का कोई लेना देना ही नहीं होता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में। हमारी जुडिशरी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो कौन सी चीज बचेगी? वो बचेगी फाइनेंशियल रिलेशंस। तो फाइनेंशियल रिलेशंस का ये आज एक पार्ट 1 वाला लेक्चर होगा, और इसी के बाद में एक पार्ट 2 का लेक्चर और हम लोगों का होने वाला है। तो देरी नहीं करते हैं और पार्ट 1 के लेक्चर से शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा जीएसटी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा फाइनेंस कमीशन एग्जैक्टली क्या होता है, टैक्स लेविंग का क्या मतलब होता है, कलेक्शन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेस फॉर्म करके लेंगे, और अगले सेशन में एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ टैक्सेस, एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ मनी किस तरीके से होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूं, अनअकैडमी पर वापस से ऑफर आ गया है। 25,000 रुपए के अंदर में अब आप लोग 9 महीने तक का क्या कहते हैं एक्सटेंशन जो है वो पा सकते हो। ठीक है, आप लोग केवल और केवल 1,000 रुपए के अंदर में आप लोगों की यूपीएससी की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो आप लोग देखिए, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 25,000 में, 22 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 30,000 में, और 2027 का आगाज भी हमारा शुरू हो चुका है। ये सभी बैचेस जल्द से जल्द शुरू होने वाले हैं। जैसे ये हमारी 22 तारीख को एक बैच शुरू हो रही है, 28 तारीख को बैच शुरू हो रही है, 28 तारीख से बैच शुरू हो रही है। बिल्कुल भी आप लोग इन बैचेस को मिस नहीं करें, और कहीं पर भी अगर आपको चाहिए तो अनअकैडमी आप लोगों को इसमें इवन ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल करवा करके देगी। आपको जो कोड यूज करना है वो कोड काफी सिंपल है, दैट इज अरविंदा। तो आपको जो कोड यूज करना है वो कोड होगा अरविंदा। मात्र 25,000 के अंदर में आपको जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए वो सब मिल जाएंगे, और प्राइस हाइक भी होने वाली है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने जीएस का, सीसैट का, टेस्ट सीरीज का सारा प्रिपरेशन ढंग से करना चाहते हो तो जल्दी कीजिए। देन अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप वैसे तो हमारी 20 अक्टूबर को हो गई है, लेकिन अगले आने वाले संडे में भी जरूर आने वाली है। तो आप लोग, ये आने वाला जो संडे है वहां पर भी आएगी, तो आप लोग जरूर, एक 11 बजे और दूसरा 5 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हैविंग सेड दैट, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है फाइनेंशियल रिलेशंस वाला। तो देरी नहीं करते और फाइनेंशियल रिलेशंस वाला पार्ट जो है उसको देखते हैं। तो फाइनेंशियल रिलेशंस में एज आई सेड कि हम लोग दो पार्ट में इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिलेशंस के आर्टिकल्स कहां पर आते हैं, तो पार्ट नंबर 12 ध्यान रखिएगा। इसका जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 12 है। अब तक के जितने भी आपने रिलेशंस देखे, ओके, या इधर एग्जीक्यूटिव वाले रिलेशंस देखे हमने, या फिर इवन लेजिस्लेचर वाले जो हम लोगों ने रिलेशंस देखे, ये सभी के सभी आपके पार्ट नंबर 11 में आते थे। तो फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो आपके पार्ट नंबर 12 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 268 से लेकर के 293, ऑब्वियसली पैसे का लेना देना है, थोड़े ज्यादा आर्टिकल्स इसके अंदर में हमको लगेंगे। तो फाइनेंशियल रिलेशंस की ये एक बेसिक जो है वो बुनियाद है। अब इस बुनियाद में आप सबको बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा याद करें तो आप लोगों को याद आएगा कि लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम लोगों ने अलोकेशन की बात की थी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन किस तरीके से अलोकेट होने वाली है।
सेंटर को कौन से पावर्स मिलने वाले हैं, स्टेट को कौन से पावर मिलने वाले हैं और कंकरेंट पावर कौन कौन से होने वाले हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशंस में बात की। इसी तरीके से अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव रिलेशंस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव रिलेशन में भी हमने यही काम किया कि सेंटर के कौन से काम होंगे, स्टेट के कौन से काम होंगे, ओके, और कंकरेंट में काम किसको मिलने वाले हैं, यानी कि बेसिकली स्टेट को क्या मिलने वाला है। तब सवाल आता है कि क्या इसी तरीके से इवन फाइनेंशियल रिलेशंस में डिवीजन होगा? आंसर इज यस, सीधी सी बात है ना, क्योंकि इसमें हमको अगर पावर आपके क्लियरली डिवाइडेड नहीं होते हैं तो आपका कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है। तो इसके अंदर में अब सवाल यही आएगा, फिर सेंटर को कौन कौन से फाइनेंशियल पावर मिले, स्टेट को कौन कौन से फाइनेंशियल पावर मिले, और यहां पर कंकरेंट में यूजुअली हम लोग कोई पावर डिवीजन नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए इनमें क्या बोला हुआ है, लेजिस्लेटिव रिलेशन में कंकरेंट लिस्ट में, अब इनमें तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कि ये सेंटर का काम है, स्टेट का काम है, बट व्हेन इट कम्स टू कंकरेंट लिस्ट तो हम सब ने ऑलरेडी एक थंब रूल बना दिया है कि यूनियन का लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में कंकरेंट लिस्ट का जो काम दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली कह दिया कि भाई स्टेट तुमको ये वाला काम करना होगा अनलेस पार्लियामेंट कहती है कि यूनियन गवर्नमेंट को करना है। तो ये आपका एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन है और काम होता है। लेकिन कंकरेंट में क्या होता है ना कि अगर तुम दोनों भी टैक्स की पावर लगाते हो तो कौन सा पैसा किसको जाएगा उसमें कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फाइनेंशियल रिलेशंस में सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की है, लेकिन कहीं पर भी कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने नहीं बनाई है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सबको ये वाला मुद्दा समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है जीएसटी, ठीक है। पहले तो मैंने आपको एक रूल बताया, रूल ये है कि फाइनेंशियल रिलेशंस में कोई भी कंकरेंट पावर नहीं है। फिर उस रूल का एक एक्सेप्शन है, दैट इज जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में हुई थी, इसने जीएसटी को कंकरेंट लिस्ट में डाला हुआ है। अभी हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में भी आगे आकर के समझ करके लेंगे। तो इसीलिए मैंने आज कहा कि एक्चुअल में हमको जीएसटी आज मेजरली समझ के लेना है। तो अगर हम लोग इसी तरीके से एलोकेशन ऑफ पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो एज आई सेड, कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सिंग पावर डायरेक्टली सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करता है। यूनियन लिस्ट में यूनियन की पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट की पावर है, और नो कंकरेंट लिस्ट। लेकिन इसका एक्सेप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। एंड व्हाट अबाउट सर रेसिडरी पावर्स? रेसिडरी पावर्स का क्या होगा? रेसिडरी पावर का मतलब है कि जो पावर्स मेंशन नहीं है वो किनको मिलते हैं, तो एज अ थंब रूल हमेशा यूनियन को मिलता है। तो रेसिडरी टैक्सेशन की पावर भी उन्हीं को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा संविधान बना था उस समय में एक सर्विस टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। जो भी टैक्स लगते थे वो गुड्स पर यानी कि वस्तुओं पर लगते थे, लेकिन एजुकेशन एज अ सर्विस, इस पर कभी कोई टैक्स नहीं लगता था। ये टैक्स 1991 के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंट्रोड्यूस किया तो ये आज तक टैक्स कभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं था, मेंशन ही नहीं तो फिर किसको मिलेगा? सीधी सी बात है, यूनियन को मिला। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है, जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स या और कोई टैक्स हो, ठीक है। तो ये सब टैक्सेस जो है वो यूजुअली यूनियन को मिलते हैं, और यूनियन पार्लियामेंट के थ्रू अगर चाहे तो थोड़ा बहुत स्टेट में डिवीजन भी वो कर सकता है। ओके, तो ये अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर को लेकर के अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब मैं आपको 3 कंसेप्ट जो है वो समझाने वाला हूं, इनको बहुत ढंग से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले पार्ट के अंदर में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, टैक्स के 3 टर्म्स हैं, ओके। एक होता है टैक्स को लेवी करना। लेवी करने का मतलब है, हिंदी में हम इसे कहेंगे कि टैक्स लगाना, ओके, कि लगाने का कौन, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका टैक्स कलेक्ट करना। कलेक्ट करने का मतलब है इसको कौन लेगा, टैक्स लगा कौन रहा है और टैक्स लेगा कौन। और फिर आता है आपका टैक्स का एप्रोप्रिएशन, ठीक है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एप्रोप्रिएशन, इसको हम लोग सिंपल हिंदी में कहेंगे खर्च करना, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं उसको। तो 2 चीज हमेशा एक ना, मतलब ऐसे साइड में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जहां जहां पर आप लोग ऐसा सुनो कि फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब है पैसा कहां से आएगा, तो ये जो टैक्स लेवी करना और कलेक्ट करने का एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट हम लोग फाइनेंस का पार्ट पकड़ सकते हैं। और
दूसरा जो टर्म होता है वो है एप्रोप्रिएशन, यानी कि खर्च करना। तो ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि इस बार की यूनियन बजट के अंदर में हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने पैसे खर्च किए थे। इतना अपना कैपिटल है, इतना अपना ये है, हम लोग ऐसे ऐसे खर्च करने वाले हैं, इतना सब्सिडी में डालेंगे, इतना उसमें डालेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, वन लेवी, सेकंड कलेक्ट एंड थर्ड इज एप्रोप्रिएशन। बिकॉज आगे हमको लगेगा, क्योंकि टैक्स लगाता कोई है, कलेक्ट कोई करता है और एप्रोप्रिएट कोई करता है, इसके बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कभी ऐसा होता है कि सेंटर उसको टैक्स लगा रहा है, लेकिन कलेक्ट स्टेट कर रहा है और एप्रोप्रिएट भी स्टेट कर रहा है। सेंटर टैक्स लगा रहा है, लेवी कर रहा है, कलेक्ट सेंटर कर रहा है, लेकिन जब उसको एप्रोप्रिएट करने की बारी है तो हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक और कॉम्बिनेशन ये कि स्टेट ही लगा रहा है, स्टेट ही कलेक्ट कर रहा है, स्टेट ही एप्रोप्रिएट कर रहा है। एक है सेंटर ही लगा रहा है, सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है और सेंटर ही एप्रोप्रिएट कर रहा है। तो ऐसे कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमारे खास करके बनाए जा सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला मुद्दा जो है वो समझ में आ गया होगा और ये तीन टर्मिनोलॉजीज खास करके आपको समझी है। ओके, तो इनको समझने के, अच्छा एक एग्जांपल बता दें, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मान लीजिए मुंबई में मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, मुंबई की प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी मुझे उसकी रेंट आती है। ओके, ये रेंट जो है, बिकॉज प्रॉपर्टी आई ओन इट, तो इस पर रेंट लेवी कौन करेगा? रेंट लेवी करने का काम जो है वो मैं करूंगा, दैट इज अरविंद सिंह राजपुरोहित। ठीक है, बट कलेक्ट करने के लिए मैं अपने लड़के को अनंत को भेज सकता हूं कि जा भाई वो वाला पैसा जो है वो लेकर के आ जा, या फिर इनसे कलेक्ट कर लेना अपने अकाउंट के अंदर में। ठीक है, मैं खुद भी कलेक्ट कर सकता हूं, मैं अपने बच्चे को भी बोल सकता हूं कि तू कलेक्ट कर ले। और खर्च करने की जब बारी आती है या एप्रोप्रिएशन की जब बारी आती है, तो एप्रोप्रिएशन के लिए मैं इसके अंदर में सीधा सीधा कह सकता हूं, जो मेरी और एक बच्ची है जिसका नाम है काशी, तो मैं काशी को बोल सकता हूं कि काशी आप इस पैसे को खर्च कर लेना। मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं अनंत को भी बोल सकता हूँ, मैं काशी को बोल सकता हूँ, मैं खुद करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही होता है लेवी करना, कलेक्ट करना एंड एप्रोप्रिएट करना। तो गाइज ये तीन टर्मिनोलॉजीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर, जो कि है जीएसटी। और जीएसटी में आपको क्यों सिखा रहा हूं? बिकॉज ये एक पावर है जो कनकरेंट पावर के अंदर में आती है। कनकरेंट का मतलब है कि वैसे फाइनेंशियल रिलेशंस में कंकरेंसी के लिए मना किया है कि आप लोग इस तरीके से कंबाइन मत कीजिएगा, लेकिन इसको कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए टैक्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। टैक्स जो है ना ये दो टाइप के होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फर्क होता है दोनों के अंदर में? तो डायरेक्ट टैक्स जो है इसमें ये फर्क है, डायरेक्ट टैक्स में आप उस व्यक्ति को पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये इस पर्सन से मुझे टैक्स जो है वो आया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, ओके, तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या डालेंगे? वेयर सोर्स कैन बी, ओके, सोर्स कैन बी पॉइंटेड आउट। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एग्जैक्टली अरविंद सिंह राजपुरोहित ने कितना इनकम टैक्स भरा है ये आप लोग बता सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में वेल्थ टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इवन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है कि प्रॉपर्टी पर अगर ये वाली कोई प्रॉपर्टी बिकी है तो उसके ऊपर में कितना कितना टैक्स लगा है वो हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं, या फिर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन मतलब क्या? कौन से कंपनी ने कितना टैक्स जो है वो भरा है, तो इवन दैट कैन बी फाउंड आउट। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। देन कम्स द नेक्स्ट टर्म दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सोर्स जो है इट कैन नॉट बी पॉइंटेड आउट, या इसमें आप लोग सोर्स जो है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका सोर्स क्या होगा। वो सोर्स पॉइंट आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी ऐसे ही एक टैक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने 12% से लिया, 28% से लिया, 18% में बेचा, 5% में बेचा, कुछ भी आप लोग एग्जैक्टली सोर्स फाइंड आउट करना कि कितना टैक्स भरा है वो बता पाना ही मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसी में बात करें तो कस्टम नाम की ड्यूटी होती है, वो भी इसी तरीके के टैक्स है जिनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मेजरली कहते हैं।
तो ये सभी टैक्सेस को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स इस तरीके से कहते हैं। तो जो जीएसटी हम सीखने वाले हैं वो एक इनडायरेक्ट टैक्स का वर्जन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जीएसटी के बारे में थोड़ा सा समझ करके लेते हैं कि जीएसटी के पहले क्या हुआ करता था और क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजन था और क्यों फिर हम लोग जो है जीएसटी को लेकर के आए, जिसको कभी कभी कांग्रेस गब्बर सिंह टैक्स भी कहती है कि व्यापारियों को डराने के लिए ये वाला टैक्स लाया गया है करके। बट आई डोंट एग्री टू इट। मेरे हिसाब से ये टैक्स आने के बाद में एक्चुअल में बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो गया है। देखिए आप लोग समझ करके लीजिए, जीएसटी टैक्स 2016 में इसकी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है। 1 जुलाई 2017 से इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू होता है। बट इसके पहले कितने सारे टैक्सेस थे। सेंटर अलग अलग टैक्सेस लगाया करता था, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके अलग अलग अगेन टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रोसीजर्स वगैरह ये सब ध्यान में रखो। फिर इतना हुआ तो फिर स्टेट जो है वो अपने अलग लगाएगा, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, वैट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके अगेन अनगिनत टैक्सेस आपके हुआ करते थे। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको टैक्सेस बताऊं तो आप देखिए सेंट्रल टैक्स के अंदर में एटलीस्ट ये 7 टैक्सेस आप लोगों को दिख रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस। और उसके बाद में स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट के अंदर में स्टेट वैट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस। तो इस तरीके से आप लोग इतने सारे टैक्स, मतलब 8 और 7 एटलीस्ट 15 टैक्स आप लोग देख सकते हो, 15 टैक्स। अब जस्ट एक इमेजिन कीजिए एक बिजनेसमैन के पोजीशन पर रह करके, और आप लोग सोचिए कि इन 15 टैक्सेस का अलग अलग कंप्लायंस, इन 15 टैक्सेस की अलग अलग फाइल, इनके अलग अलग ऑफिसर्स आ करके आपसे सवाल जवाब करेंगे और आप ये सब मेंटेन कर पाओगे? आंसर इज इम्पॉसिबल। बिजनेसेस वर डूइंग वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसके लिए फिर हमने क्या किया, इसके लिए फिर हमने जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे मेजरली उन सबको रिप्लेस कर दिया और हमने कॉमन नेशनल मार्केट टैक्स जो है वो ला दिया, जिसका नाम रखा हमने जीएसटी, जिसको हम सिंगल टैक्स कहते हैं। ये जीएसटी अभी सीजीएसटी, मतलब इसका एक कंपोनेंट सेंटर को जाएगा। फिर उसके बाद में एक आता है स्टेट जीएसटी, इसका मतलब है इसका एक कंपोनेंट स्टेट को जाएगा। और आईजीएसटी मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जब जाएगा तो इंटीग्रेटेड जीएसटी उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 मेजर जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस किए। कभी कभी 4 लोग बोलते हैं कि यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी थोड़ा अलग करते हैं, बट मेजरली 3 है। तो इस तरीके से जीएसटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। और फाइनली एज आई सेड कि इतने सभी टैक्सेस को मर्ज करके हम लोग एक टैक्स, और इतने सारे 13 सेस वगैरह हुआ करते थे, इन सबको मिला करके हम लोग एक टैक्स जो है वो लेकर के आते हैं। ओके, लेकिन सर ये जीएसटी आपने बता तो दिया, लेकिन ये जीएसटी आगे कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इसका सब काम वाम कौन डिसाइड करता है कि कितना टैक्स लगेगा? 0% के स्लैब में कौन आएगा, 5 में कौन आएगा, 8 में कौन आएगा, 12 में कौन आएगा, 18 में कौन आएगा, 28 में कौन आएगा, इन सब में कौन कैसे आएगा, इसके टैक्स स्लैब कैसे डिसाइड होते हैं? तो अब बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ करके लीजिएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई हुई है, बाकायदा यूपीएससी ने प्रीवियस के क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि जीएसटी काउंसिल के बारे में हमको बताइए। आर्टिकल नंबर इसका है 279A, ध्यान रखिएगा क्या नाम है जीएसटी काउंसिल का, 279A। इस आर्टिकल के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था बनाई गई जिसका काम है कि आप जीएसटी के रेट्स डिसाइड कीजिए, कौन से इस पर क्या लगेगा, कितना लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैसे ये फॉर्म कैसे होती है और इसके अंदर में क्या जो है वो आप लोग देखोगे कि क्या क्या मेजरली काम वाम जो है वो इसके अंदर में होता है। तो सबसे पहले तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर में यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होगा एंड हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमारे जितने स्टेट्स हैं हमारे टोटल 28, तो इन सभी 28 स्टेट्स का इसके अंदर में रिप्रेजेंटेशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में ये ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है। ओके, तो इसके लिए फिर ये 3 को भी अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर में भी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इनका अलग से होता है। तो टोटल ये लोग जो हो गए हैं ये हो गए हैं 31।
ओके, ये 31 लोग जो है ये 31 एंटिटीज आपकी हो गई हैं। एंड देन यूनियन से अगर हम देखें तो इसमें दो मिनिस्टर्स इसके अंदर में आते हैं। एक जो है उनको हम कहते हैं यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरे जो होते हैं वो यूनियन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। ठीक है, तो ऐसे दो ऑफिसर्स आते हैं, तो एक और दो, तो इस तरीके से ये दो लोग आ गए। तो टोटल 33 लोग जो हैं वो मीटिंग में बैठेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि इस बार का टैक्स रेट क्या करना है। लेकिन अब आप लोग इमेजिन करके देखिए, क्या हम इन सभी को वन वोट वन वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या? 33 लोग हैं, इन 33 के 33 लोगों को क्या हम लोग वन वोट एंड वन वैल्यू असाइन कर सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इसमें हर बार जो है वो यूनियन फिर डिफीट हो जाएगा, यूनियन डिफीट हो जाएगा, क्योंकि यूनियन के सिर्फ दो ही लोग आएंगे और स्टेट से 31 लोग आएंगे। तो अब ये तो बहुत एकदम नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ऐसा किया गया कि यूनियन के ये जो दो लोग हैं इनके वोट का वैल्यू होगा 1/3, और ये सभी लोगों के वोट की वैल्यू जो होगी वो होगी 2/3। ठीक है, रफली 66% वोट की वैल्यू इन दोनों को है, और 33% वैल्यू 33% इन दोनों को है, और 66% इन सभी के 31 लोगों को मिला करके है। ओके, तो पहले तो वोटिंग का वेटेज समझ करके लीजिए। तो इसके अंदर में जो वोटिंग होगी दैट वोंट बी वन वोट वन वैल्यू, रादर यहाँ पर जो वोटिंग होगी उसको हम लोग कहेंगे वेटेड वोटिंग। और वेटेड वोटिंग का मतलब है यूनियन के 2 वोट की वैल्यू 1/3 और स्टेट्स के 31 वोट्स की वैल्यू जो होगी वो 2/3 यानी कि 66% होगी, ताकि यूनियन डिसएडवांटेज में रहे। एक चीज हो गई। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर इस जीएसटी काउंसिल के अंदर में आपको एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट करना है किसी भी चीज पे, मान लीजिए आज एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता है, यू वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू 12%। अगर आप 6% इसका अमाउंट कम करना चाहते हो तो आपको परमिशन किसकी लगेगी? आंसर इज पूरे काउंसिल की। पूरे काउंसिल में एटलीस्ट सभी वोट्स मिला करके 75% वोट्स इसके पक्ष में पड़ने चाहिए। ठीक है, मतलब 3/4 वोट जो है वो अगर इसके सपोर्ट में अगर पड़ेंगे तो वो सब काम जो है वो हो जाएगा ढंग से, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई ये वाला काम जो है सक्सेसफुली हुआ। ओके, तो अच्छे से समझ कर लीजिए, इसके चेयरमैन हमेशा जीएसटी काउंसिल क्या काम करती है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट से कोई ना कोई आता है। मेंबर्स में एमओएस फाइनेंस एंड ऑल द स्टेट फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर जितने भी हैं तो वो सब के सब आने वाले हैं। कोरम मतलब एटलीस्ट अगर आज आपकी मीटिंग करनी है तो 50% लोग आने चाहिए। डिसीजन मेकिंग 75% मेजोरिटी चाहिए, और वोटिंग का वेटेज दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3। और इसकी जो रिकमेंडेशंस है ओके, वो रिकमेंडेशन जो है वो रिकमेंडेटरी रोल है। यूनियन गवर्नमेंट उसको मानेगा नहीं मानेगा उनकी मर्जी है, लेकिन यूजुअली यूनियन गवर्नमेंट उनकी रिकमेंडेशंस मान लेता है। ये हो गया जीएसटी काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन। Now let us talk about the next topic, and that is what are the functions that have been accorded to GST Council. तो जीएसटी काउंसिल को क्या क्या काम दिए हुए हैं? ठीक है, तो काम में तो एक तो मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग टैक्स कितना लगाएंगे, सेस कितना लगाएंगे, सरचार्ज कितना लगाएंगे, वो सब मर्ज कर दिया। ओके, उसके बाद में हम लोग जो है कौन कौन सी चीजों को जीएसटी से हम एग्जेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है तो आप लोग एग्जेम्प्टेड हो। अगर 20 लाख के नीचे सर्विसेज में है तो आप एग्जेम्प्टेड हो। मॉडल जीएसटी लॉज जो भी आपको बनाने हैं वो बताएगी कि मॉडल जीएसटी लॉज बनाने हैं नहीं बनाने हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है जीएसटी एग्जेम्पशन की डिसाइड करना, जीएसटी के रेट्स डिसाइड करना कि आज कौन सा रेट डिसाइड करना है वगैरह, ये मेजरली काउंसिल के रिकमेंडेशंस का काम है। ओके, और स्पेशल प्रोविजन की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ करना है नहीं करना है ये काम उनके हैं। लेकिन इनको अदर फंक्शंस भी दिए हुए हैं कि आप फ्यूचर में ये वाला काम कीजिएगा। आप लोग एक चीज यहां पर समझ नहीं रहे हो, यहां पर फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ओके, मतलब आपका नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल हो गया वो एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, एंड स्पिरिट्स यानी कि जो अल्कोहल वगैरह जो हो गई, दारू वगैरह जो हो गई, इन सब के ऊपर में आज भी कॉमन जीएसटी रेट नहीं है।
स्टेट्स डिड नॉट एग्री कि भाई मैं ये फ्यूल और अल्कोहल ये दो चीजों को जीएसटी के अंदर नहीं लेके आऊंगा क्योंकि उनसे ही हमको मेजर पैसा आता है। तो स्टेट्स वर नॉट रेडी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, फ्यूचर में जब स्टेट्स रेडी हो जाएंगे उस समय में करेंगे, और उसके लिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा। तो जीएसटी काउंसिल जिस दिन कहेगा उस दिन ओके, तो पेट्रोलियम क्रूड एंड देन डीजल, देन पेट्रोल, देन नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके ऊपर में एज वेल एज जो दारू वगैरह जो हो गई, इनके ऊपर में हम लोग देखेंगे कि कब जो है ओके कि डेट, कौन सी डेट जो है जिससे ये सभी के ऊपर में कॉमन जीएसटी जो है वो लगेगा, ये डेट डिसाइड करना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने का काम ये जीएसटी काउंसिल वगैरह करेगा। तो ये सब बातें जो है वो आपकी आती हैं। तो गाइस दिस वाज मेनली विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। आई होप सभी लोगों को जीएसटी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस एवरीवन, ओके। दूसरा मैंने आपको कहा था कि आज हम मेजरली दो ही कंपोनेंट इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो पहला कंपोनेंट हम लोग देख चुके हैं। पहला कंपोनेंट अपना था यस, पहला कंपोनेंट अपना जो था वो था जीएसटी काउंसिल को लेकर के। दूसरा कंपोनेंट अब फाइनेंस कमीशन को लेकर के है। तो चलिए अब फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझ करके लेते हैं। अगेन यूपीएससी इस पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन जो पूछ चुकी है। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? ओके, तो कैसा होगा ना, अगर हम लोग बात करें ओके, तो सेंटर की बात करें तो सेंटर के पास में सीधी सी बात है, तो इनका जो मेन अकाउंट होता है ना, जैसे आप लोगों का एक एसबीआई का या एचडीएफसी का मेन अकाउंट होगा, इसी तरीके से इनका भी एक मेन अकाउंट होता है जिसको इन लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई हम लोग इसको कहते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में आपके दो टाइप के रेवेन्यूज आते हैं। एक जो रेवेन्यू है उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, और दूसरा जो रेवेन्यू है उसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के हैं कि रेवेन्यू आया है, एक नॉन रेवेन्यू आया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो अब ये जो रेवेन्यू होता है, इसी तरीके से इवन स्टेट के अंदर में भी उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होंगे। अलग अलग जितने भी हमारे 3 स्टेट्स हैं, तो उन सब के अंदर में ये 28 स्टेट्स प्लस स्टेट्स विद यूनियन टेरिटरी विद, तो इन सब के पास में भी अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड होंगे। बट इन कंसोलिडेटेड फंड में अगर हम लोग देखें तो इनके अंदर में इनके पास में पैसा बहुत कम होता है। मतलब कितना, तो मान लो अगर इनको 100,000 रुपए अगर मिल रहे हैं ना, तो इनके पास में हार्डली 50 ओके या फिर 60 या 70 इस रुपए के कंपैरिजन के अंदर में इनके पास में जो पैसे होता है ओके। तो इनको अच्छा खासा कंपोनेंट जो है वो यूनियन से नीचे की तरफ में आता है, क्योंकि यूनियन के किटी में ज्यादा पैसा आ रहा है और फिर यूनियन जो है वो नीचे पैसा डिवॉल्व करता है। तो इसको हम लोग डिवोल्यूशन ऑफ फंड कहते हैं। सब लोगों को ये वाला कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो व्हाट एम आई टॉकिंग? आई एम टॉकिंग डिवोल्यूशन ऑफ मनी ओके, कि जो भी तुम्हारे पास पैसा आया है वो आपने नीचे की तरफ में बांटना है। तो देखिए सीधी सी बात है, इनके पास में अगर 1000 रुपए है, इन 1000 रुपए को आपने नीचे कितने रुपए बांटोगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब क्या? वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब यूनियन स्टेट को पैसे बांट रहा है, यूनियन स्टेट को पैसे बांट रहा है कि भाई मैं एक साथ में आपने डिसाइड किया मैं 41% पैसा बांटूंगा, मतलब मैं 410 रुपए जो है वो इन सभी के अंदर में बांटूंगा। इसको हमने कह दिया वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन के अंदर में 410 रुपए आप लोग कहते हो। देन कम्स ये 410 रुपए आपके कैसे कैसे किस स्टेट को कितना मिलेगा, ये भी तो डिसाइड करना होगा ना सर। महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, त्रिपुरा को कितना मिलेगा, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये डिसाइड करता कौन है? इसका उत्तर है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो है, एक मतलब वर्टिकल डिवोल्यूशन कि आपके 1000 रुपए में से 410 रुपए आप नीचे बांटोगे।
बट 410 में से इसको 20 मिलेंगे, इसको 30 मिलेंगे, इसको 50 मिलेंगे, इसको 60 मिलेंगे, इसको 10 मिलेंगे, इसको 15 मिलेंगे, इसको 19 मिलेंगे। ये सब आपका डिसाइड कौन करेगा? या इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। आई होप सभी लोगों को हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन ये दो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल मतलब इन सभी स्टेट्स के बीच में कैसे। तो हम लोग इसको कहते हैं कि वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब क्या कि हाउ मच मनी सेंटर टू स्टेट विल गो, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब है हाउ मच मनी बिटवीन द स्टेट विल बी स्प्रेड। इन सभी स्टेट के बीच में कितना पैसा जो है वो बांटा जाएगा, उसको हम लोग यस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हम लोग कहेंगे। ओके, तो आई होप सभी लोगों को ये वाला मुद्दा जो है वो समझ में आ गया होगा। और ये सब इसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, इनको कैसे बांटेंगे कैसे नहीं बांटेंगे, इसके लिए अलग अलग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है और ये फाइनेंस कमीशन आपको डिसाइड करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें 15th फाइनेंस कमीशन का, जिन्होंने अपनी 2021 में रिपोर्ट सबमिट की थी 2026 तक के लिए, उन्होंने कुछ ये वाले पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं। 14th फाइनेंस कमीशन के ये वाले पैरामीटर्स थे जिसमें इनकम डिस्टेंस। व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? इनकम डिस्टेंस मतलब आप एक नेशनल एवरेज इनकम निकाल लीजिए। मान लीजिए एवरेज इनकम हमारी कंट्री की 5,000 रुपए है, तो जिसकी जितनी कम होगी, मतलब 2,000 रुपए मान लीजिए किसी की है, तो उसको आप लोग जो है वो लगभग 45% कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब 45% वेटेज दोगे कि भाई ये वाले स्टेट को यानी कि त्रिपुरा को हमको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इनका 3,000 का इनकम डिस्टेंस है। वही मान लो किसी की अगर 7,000 अगर इनकम है तो इसको आप लोग नहीं देने की सोचोगे, ठीक है, क्योंकि इनकम डिस्टेंस इतनी नहीं है। फिर दूसरा है पॉपुलेशन 2011। तो अब की बार जो फाइनेंस कमीशन है इसने पूरा पॉपुलेशन 2011 ही देखा है, उन्होंने 1971 का पॉपुलेशन नहीं देखा लाइक 14th फाइनेंस कमीशन। एरिया तुम्हारा कितना बड़ा एरिया है, ओके, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है, राजस्थान हो गया बहुत बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियसली तुमको हमको ज्यादा पैसे भी तो देने होंगे ना, तो इसके लिए अगेन 15% का वेटेज जो है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आता है फॉरेस्ट कवर। तो ये पिछली बार 14 फाइनेंस कमीशन में तो था लेकिन 15th में यहाँ पर नहीं है, ओके। लेकिन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी नाम से हमने एक नया टर्म बनाया और जो पहले 7.5% था उसको 10% पे हम लोग लेकर के गए कि भाई तुम अगर अपने यहाँ पर हरियाली रख रहे हो, इसका मतलब तुम डेवलपमेंट थोड़ी सी कम कर रहे हो, तो तुमको मुझे कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये जो है वो 10%। एंड देन कम्स डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कि तुम्हारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि अब क्या होगा, इसमें नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होता है सर कि नॉर्थ ने कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लिए ही नहीं और साउथ ने हमेशा से पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स एकदम अच्छे तरीके से लिए हुए हैं। आज उनकी पॉपुलेशन काफी स्टेबल है, इनफैक्ट काफी एजुकेटेड एंड काफी हेल्दी पॉपुलेशन है साउथ में, लेकिन नॉर्थ में ऐसा नहीं है। नॉर्थ में आज भी गरीबी है एंड इनफैक्ट बी मारू ऐसे स्टेट्स का भी नाम है जिसके अंदर में आप लोग अलग अलग स्टेट्स का नाम ले सकते हो कि अभी भी बहुत ज्यादा भुखमरी है वहां पर। तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिबेट में ये आता है कि जब भी आप सिर्फ अगर पॉपुलेशन 2011 का कंसीडर करो फिर तो नॉर्थ में ज्यादा पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए फिर साउथ ने ये आर्ग्यू करना शुरू किया कि ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है, मतलब मैं अच्छा परफॉर्म करूं उसके बाद मेरी सैलरी भी कम करो, ये तो गलत बात हो गई। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कि जो भी अच्छे से अपने डेमोग्राफी को मैनेज कर रहा है उनको हम लोग 12.5% और पैसा देंगे, ठीक है। और टैक्स एफर्ट यानी कि पहले टैक्स एफर्ट नहीं हुआ करता था लेकिन 2.5% ऑफ टैक्स एफर्ट के बेसिस पर आपको पैसा मिलता है। तो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करके आपको बताता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो अगर ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन 2011, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे बताया कि कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। आर्टिकल 280 पर वापस आते हैं और उसके अंदर में समझ करके लेते हैं फाइनेंस कमीशन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के अंदर में बनाना जरूरी है, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं, ओके। ये वाली बात आर्टिकल नंबर 280 में लिखी हुई है। रिकमेंडेशंस क्या है? तो फाइनेंस कमीशन का काम है रिकमेंडेशंस देना, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को लेकर के।
बहुत ही ढंग से शब्द पढ़िएगा। इनका कहना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब है जितना टैक्स का पैसा मेरे पास में आया उसमें से माइनस जितना टैक्स का पैसा मैंने कलेक्ट करने के लिए पैसे लगाया। मतलब क्या, मान लो 110 करोड़ का मेरा इनकम है, बट 10 करोड़ रुपए उसको कलेक्ट करने में मैंने लगा दिया, तो मेरी इनकम तो नेट प्रोसीड 100 करोड़ की हो गई। तो नेट प्रोसीड जो है वो 100 करोड़ की। तो उसमें से यू नो हाउ मच मनी टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स का मतलब हुआ वर्टिकल डिवोल्यूशन। एंड अलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, अलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ओके, द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। देन कम्स ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब है अनुदान। तो जो भी आपके अलग अलग अनुदान होते हैं, ठीक है, तो अब ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हो गया, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स हो गया, बट कुछ कुछ अनुदान भी दिए जाते हैं। तो अनुदान कभी कभी इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट को देख करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से देने के लिए फाइनेंस कमीशन बताती है। तो वो अगेन ये रिकमेंडेशंस देना खास करके स्टेट के लिए कि भाई स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैसे हम लोग, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड जो है उसको हम लोग कैसे अच्छे से बनाएं ताकि वहां पे पंचायत जो है दे कैन डू इन अ बेटर फैशन। एंड और कोई अगर मैटर है तो वो देखना। ओके, तो गाइस ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग फाइनेंस कमीशन के देखते हैं। बाकी तो इसी को हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि फिस्कल फेडरल का बैलेंसिंग व्हील जो है वो हमारा फाइनेंस कमीशन है। इसके आगे के जो मुद्दे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज एंड पार्ट, तो ये वाला पार्ट गाइज हम लोग जो है वो अगले सेशन के अंदर में देखेंगे। एज आई सेड इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही होगा, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगेन ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ लीजिए, 10% प्राइस हाइक होने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।